नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 36वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आरटीई 2009 रहने वाला है। आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन 2009 रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोगों को ना 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। क्या? तो सबसे पहले देखो, एनसीएफ 2005 को आप लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आप लोगों को पढ़ना है, जिसे आरटीई 2009 के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो पढ़ना है वो आप लोगों को एनईपी 2020 पढ़ना है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ना है। तो इन तीनों टॉपिक को आप लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है, 2 से 3 प्रश्न हर साल। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आज आप लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आप लोगों को पढ़ना है इसमें। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो आप लोगों का थ्योरी इसमें जो दिया हुआ है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ये आप लोगों के लिए एडिशनल है। और मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ना आरटीई 2009 के तहत ना, तो वो जिस नोट्स से मैं पढ़ता हूँ ना, तो उस नोट्स को आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ और आप लोगों को ना कम टाइम में बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो मैं आप लोगों को ना अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिवीजन करते हुए बन जाए और एग्ज़ाम में बैठो तो बढ़िया सा आप लोगों को याद हो जाए वो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। अब सबसे फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आरटीई 2009 की पृष्ठभूमि, मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 की जो पृष्ठभूमि है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, जो शब्द आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, मेरे से पूछ लेना है, मैं आप लोगों को सरल तरीके से उसको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो इसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझाते हुए चलूँगा आप लोगों को। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बाकी टाइम में भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये जो चैनल है वो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो थ्योरी है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा भारत एक लोक कल्याणकारी व समाजवादी दृष्टिकोण को चरितार्थ करता है। इस दृष्टिकोण में प्रजा हित व जन कल्याण की भावना निहित है। सरकार का विकास के साथ प्रजा की शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करना भी कर्तव्य है। बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का सर्वाधिक भूमिका और महत्व रहा है। भारतीय संविधान शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु प्रतिबद्ध है। यह बालकों के शिक्षा को 3 आधार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है ना, वो शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है। और भारतीय संविधान जो है ना, वो बालकों की शिक्षा को 3 आधार प्रदान करता है, मतलब 3 भागों में अलग अलग तरीक़ों से उसको आधार प्रदान करता है, उसको शिक्षा देने की बात कहा है। कौन कौन सा प्रकार? तो इसको जानते हैं। सबसे पहला देखो, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया, क्या क्या दिया गया है? 3 प्रकार के जो है ना वो दिया गया है। तो वो क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व दिया है। आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा दिया हूँ इससे पहले वाले क्लास में भी। और नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? तो हमारे भारतीय संविधान में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितना? तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। क्या? तो 12 अनुसूची है हमारे भारतीय संविधान में और 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो ये जो 22 भाग है ना, उनमें से जो चौथा भाग है ना, तो ये चौथा भाग में नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। और इस नीति निर्देशक तत्व में क्या बोला है इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। राज्य को बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध कराने की निर्देश दिया है। क्या? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भाग 4 के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या बोला है? राज्य को बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और ये किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 45 में बोला गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो। उसके अलावा भारतीय संविधान में जो उल्लेख है वो मौलिक अधिकार उल्लेख है। और मौलिक अधिकार के बारे में क्या बोला है? तो
ध्यान से पढ़िए। बच्चों को स्वयं शिक्षा के लिए मौलिक मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करना, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अंतर्गत और क्या आता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। उसके अलावा ये नीचे में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हुए, तो आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ये जो है ना वो अनुच्छेद 21 का दिया है, क्या, तो अनुच्छेद 21 का दिया है इसमें। और इसमें क्या बोला है, तो इसमें 86वें संविधान संशोधन के बारे में ना बात किया गया है, इसमें कुछ अधिनियम दिया गया है, ठीक है। तो केवल इतना आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। एक चीज़ जो आप लोगों को नोट करके रखना है ना, वो आप लोगों को इसमें देखो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं ना, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में जो बात किया गया ना, वो अनुच्छेद 21 का में बोला गया है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा जो भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है शिक्षा के बारे में, वो मौलिक कर्तव्य में बात किया गया है। मौलिक कर्तव्य में क्या बोला है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है। और इसके अंतर्गत और क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो बोला है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात किया गया है। इसमें जो वो कर्तव्य माना गया है, जो शिक्षा है वो, ठीक है। तो इसमें केवल आप लोगों को इतना इसमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसमें। और आप लोगों को ना ये जो PDF है वो तुरंत ही प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें और भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग स्वयं से इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने हेतु संसद द्वारा एक और प्रयास किया गया। समाज की अंतिम धारा तक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु शिक्षा का अधिकार 2009 लाया गया। तो इसे आप लोग केवल एक बार पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जानते हैं RTE के उद्देश्य, मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 है ना, उसका क्या उद्देश्य है ये जानते हैं। तो ध्यान से इसको पढ़िए। किसी भी वर्ग, जाति, धर्म के बालक बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना। तो ये RTE का उद्देश्य है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को इसको पढ़ते हैं, जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। चलिए उसके बाद जानते हैं अधिनियम का निर्माण, मतलब ये जो RTE है ना, राइट टू एजुकेशन 2009 है ना, तो उसे एक अधिनियम के रूप में लिया गया था संसद द्वारा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा इसको भी पढ़िए। कैबिनेट द्वारा सर्वप्रथम विधेयक बिल तैयार किया जाता है। इस विधेयक को पहले लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से पारित होने के पश्चात सर्वप्रथम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बन जाता है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद एक तिथि को यह भारत में लागू होता है। तो ये किसी भी अधिनियम जो कानून होता है या बिल होता है ना, तो उसको पास करने का ये प्रोसेस होता है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आप लोगों को और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना RTE से संबंधित जो प्रमुख डिटेल है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं, इसके सारे डिटेल को। सबसे पहले देखो, ये जो बिल है ना, मतलब RTE 2009 का जो बिल है ना, वो कैबिनेट द्वारा विधेयक तैयार किया गया। कब तैयार किया गया था, तो वो 2 जुलाई 2009 को क्या किया गया था, कैबिनेट द्वारा ये जो विधेयक जो बिल है ना, उसको तैयार किया गया था। तो इस डेट को आप लोगों को नोट करके रखना है कि कैबिनेट द्वारा ये जो बिल है RTE 2009, उसको 2 जुलाई को तैयार किया गया था। उसके बाद राज्यसभा द्वारा विधेयक पर मंजूरी कब दिया गया था, तो राज्यसभा में जब प्रस्तुत किया गया था उसके बाद इसका जो मंजूरी दिया गया था वो 20 जुलाई 2009 को इसको क्या किया गया था, राज्यसभा के द्वारा मंजूरी दिया गया था, मतलब पास हुआ था राज्यसभा से। तो इस डेट को भी आप लोगों को नोट करना है, ये जो डेट दिया है उसको। उसके बाद लोकसभा द्वारा विधेयक पारित। देखो सबसे पहले राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाने के बाद 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा इसको पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया ये जो विधेयक है उसको। उसके बाद फिर से कहाँ गया, लोकसभा में गए ये जो बिल है वो। और लोकसभा द्वारा इसको पारित कब किया गया था, तो वो 4 अगस्त 2009 को इसको पारित किया गया था। मतलब ये जो बिल है लोकसभा से पास हुआ था 4 अगस्त 2009 को। तो इस डेट को भी आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर। तो राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर RTE 2009 का जो विधेयक है, जो बिल है, उसको कब सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था, तो वो 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट में देखो, सितंबर 2009 में राजपत्र में क्या हुआ था, तो राजपत्र में प्रकाशन हुआ था। जब भी कोई भी बिल पास होता है ना, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से सिग्नेचर होने के बाद
बाद पास हो जाता है, उसके बाद भारत का जो राजपत्र है ना उसमें प्रकाशन करना अनिवार्य होता है। तो भारत के राजपत्र में इसको भी प्रकाशन किया गया था। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, सितंबर 2009 में राजपत्र में प्रकाशन किया गया था। तो देखो संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, लागू हुआ था ये जो आरटीई है 2009 है वो। तो इस डेट को आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आरटीई कब लागू हुआ था, कब इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, ये पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखो जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2010 का, तो 31 अक्टूबर 2010 को जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब ना आप लोगों का आरटीई 2009 है उसके बारे में ना थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। देखो आरटीई 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 में ना 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, आगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो इसमें साफ साफ ये बोला जाएगा प्रश्न में कि आरटीई 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने धाराएं हैं या कितने अध्याय हैं या कितने अनुसूची है, ये पूछा जाता है। तो आरटीई 2009 में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला धारा 1 में क्या दिया है, अधिनियम का नाम व विस्तार दिया है। क्या, तो धारा 1 में अधिनियम का नाम दिया है और उसका विस्तार दिया गया है। उसके अलावा धारा दूसरा में क्या दिया है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो धारा दूसरा को पढ़ते हैं। धारा दूसरा में सबसे पहला देखो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का उल्लेख किया गया है। क्या, तो 6 से 14 वर्ष तक के जितने बालक और बालिका है उसका उल्लेख किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा दिया जाएगा। मतलब यह है कि कक्षा पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के जितने भी बालक हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। आरटीई द्वारा 4 प्रकार के विद्यालय का उल्लेख है। क्या, तो आरटीई राइट टू एजुकेशन के द्वारा ना 4 प्रकार के विद्यालय का उल्लेख है। कौन कौन सा विद्यालय, सबसे पहला जो विद्यालय है वो सरकारी व नियमित है ना। तो सबसे पहला आप लोग जो विद्यालय जो देखोगे ना वो सरकारी विद्यालय होगा। दूसरा जो विद्यालय होगा वो अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय होगा, मतलब प्राइवेट विद्यालय आप लोगों ने देखा होगा ना, जिसको जिसको सरकार के तरफ से अनुदान प्राप्त होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि 25% जो है ना वो बच्चों के लिए क्या है, गरीब बच्चों के लिए कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसमें आरक्षण मिलता है, तो वो अनुदान प्राप्त विद्यालय होता है। उसके अलावा तीसरा कैटेगरी में कौन से विद्यालय आएगा, विशेष श्रेणी के विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये तीसरा कैटेगरी का विद्यालय आएगा। उसके अलावा अनुदान ना प्राप्त करने वाले निजी विद्यालय आएगा। तो ये 4 प्रकार के विद्यालय आता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चारों को ध्यान रखना है आप लोगों को, अलग अलग जो विद्यालय होता है उसके बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए धारा 3 में क्या है इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, 6 से 14 वर्ष आयु का बालक या पहली से 8वीं तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में बात किया गया है धारा तीसरा में। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, दिव्यांग निःशक्त जन हेतु आयु 18 वर्ष तक अर्थात 4 वर्ष बढ़ाया गया है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, जो भी बालक दिव्यांग होंगे ना तो उनको ना 18 वर्ष तक की ना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में बात किया गया है। और जो भी नॉर्मल बालक होगा ना उसको 6 से 14 वर्ष तक की उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन जो दिव्यांग बालक है उसको 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की ना उसको क्या दिया जाएगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। मतलब पहली से लेकर के 12वीं तक की ये जो बालक है ना उसको, जो दिव्यांग होंगे उनको फ्री से एजुकेशन दिया जाएगा, कोई भी प्रकार के उसको शुल्क या फीस नहीं लगेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद ना धारा 4 के बारे में बात करते हैं। धारा 4 में क्या दिया है, आयु उम्र के आधार पर समुचित शिक्षा का व्यवस्था। आप लोगों को ये समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मान के चलो कोई बालक है पहली दूसरी तीसरी पढ़ा और तीसरी पढ़ने के बाद ना किसी कारणवश उसको ना हो सकता है कि वो फैमिली कारण के वश ना अपने माता पिता के साथ कमाने खाने जाने के कारण ना वो कक्षा तीसरी पढ़ने के बाद कक्षा क्लास को छोड़ दिया, मतलब पढ़ाई को ही छोड़ दिया। उसके बाद 2 साल बाद उसको एहसास हुआ कि मेरे को और भी पढ़ना, उनके माता पिता दोबारा उनको ना दाखिला दिलाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, किसी ने उसको कहा तो मान के चलो पहली वो तीसरी
में पढ़ रहा था तो उसका जो आयु था वो लगभग 8 से 9 साल के बीच में था, लेकिन 2 साल उन्होंने ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप करने के बाद फिर से वो पढ़ने को आया, तो वो कौन सी कक्षा में जाएगा? उसका जो एज हो जाएगा वो कितना एज होगा? तो उसका जो एज होगा ना वो लगभग 11-12 साल के आसपास हो जाएगा। अब 11-12 साल के आसपास होगा तो फिर से उसको तीसरी में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके आयु के अनुसार उसको 5वीं या 6वीं में एडमिशन दिया जाएगा। आयु के अनुसार यही कहलाता है, ठीक है। मान के चलो कि इन्हीं 5वीं क्लास पढ़ा और छोड़ दिया, तब उसका एज जो था ना वो लगभग कितना था, वो 11 वर्ष था। लेकिन 5 वर्ष बाद उन्होंने फिर से उसको एहसास हुआ कि मेरे को और पढ़ना चाहिए, तो वो क्या करेगा, फिर से 5वीं में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका जो आयु है वो कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। और 16 साल में क्या होगा, तो वो लगभग ना 9वीं या 10वीं की जो कक्षा है ना उसमें उसको एडमिशन दिया जाएगा उसके आयु के अनुसार। तो ये धारा 4 में आयु क्या होता है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। धारा 12 को पढ़ लेते हैं। इसके बाद धारा 12 में क्या दिया गया है, EWS के लिए 25% आरक्षण दिया गया है। मतलब जो पिछड़ा वर्ग जो होंगे ना, उसको कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा उसमें 25% उसको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये धारा 12 कहता है। उसके अलावा धारा 13 में क्या है ये जान लो, डोनेशन व कैपिटेशन फीस लेने की मनाही है। मतलब आप लोगों ने ये सुना होगा ना कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में जब एडमिशन लिया जाता है तो उसको डोनेशन दिया जाता है कि आप ये एक्स्ट्रा रख लो पैसा और मेरे बेटे को क्या करो, एडमिशन दे दो, मेरे लड़के को एडमिशन दे दो। तो इस प्रकार से डोनेशन चलता है ना, तो ये जो डोनेशन है ना उसको मनाही किया गया RTE 2009 में। ऐसा करते हुए अगर पाया जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा, ये बोला गया है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो धारा 17। धारा 17 में क्या है, शारीरिक दंड निषेध। मतलब आप लोगों ने पहले देखा होगा और सुना भी होगा कि पहले के जो शिक्षक होते थे वो बच्चे को ना कूट कूट कर मारते थे, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब से ये RTE 2009 आया है ना, उसके बाद बच्चों पर ना शारीरिक दंड पर क्या किया गया है, शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार से उसको दंडित नहीं किया जा सकता। आप उसको थोड़े से भी मार नहीं सकते। ये क्या दिया गया है, धारा 17 में निषेध किया गया। अगर ऐसे पाया जाता है तो उस शिक्षक हेतु ना क्या है, कार्यवाही किया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने कई ऐसे केस सुना होंगे कि थोड़ा सा अगर कोई शिक्षक बच्चों पर हाथ उठा देता है ना, तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, वो थाने चला जाता है और उसके ऊपर कार्यवाही हो जाता है जो शिक्षक है उसके ऊपर। तो इसीलिए जो शिक्षक होते हैं ना वो बच्चों को मारने से क्या होते हैं, वो बचते हैं, बच्चों को नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस में दिया गया है, तो ये धारा 17 में दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके बाद धारा 28 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइवेट ट्यूशन की मनाही। प्राइवेट ट्यूशन की मनाही का मतलब ये है कि कोई भी अगर शिक्षक होगा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा होगा, वो अपने द्वारा प्राइवेट कोई भी प्रकार से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जो पढ़ाना है उसको कक्षा में ही पढ़ाना है, क्लास में पढ़ाना है, स्कूल में ही पढ़ाना है। एक्स्ट्रा क्लास लेने की आवश्यकता है तो कक्षा में ही पढ़ाना है। अलग से उनको प्राइवेट संस्था या प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट जो ट्यूशन है ना उसको खोलने की मनाही है और प्राइवेट तरीके से किसी भी प्रकार से वो कोचिंग नहीं करा सकता। अगर कराएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही उचित किया जा सकता है। कई लोग करते हैं, ये बात अलग है, जब तक कि शासन प्रशासन को उसका भनक ना लगे, पता ना चले तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर पता चलेगा ना तो उस पर कार्यवाही किया जा सकता है। साफ साफ इसमें RTE में ना क्या है, इसकी मनाही किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद प्रमुख जो प्रावधान है ना इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और भी ध्यान से। फर्स्ट को पढ़िए। ऐसे बच्चों जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, जो अशिक्षित व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे बालकों की पहचान व चिन्हित करने का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति व स्थानीय विकास द्वारा किया जाएगा। बालकों की पहचान परिवार स्तर पर घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से होगा। तो आप लोगों ने भी ये देखा होगा ना कि कई जो स्कूल के जो समिति है ना वो क्या करते हैं, घर घर ना गांव गांव में जाते हैं और सर्वे और प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, सर्वे करने के लिए कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो आखिर क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या कारण है, आप उसको स्कूल में एडमिशन दिलाइए, हम पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ना जो शिक्षक होते हैं उसको सर्वे के लिए भेजा जाता है। तो ये गवर्नमेंट की एक पहल है, तो उसके द्वारा भेजा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। RTE 2009 के तहत सरकार पुस्तक, यूनिफॉर्म व मध्याह्न भोजन मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि RTE 2009 के तहत ना क्या किया जाता है, बच्चों को फ्री में पुस्तक दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, ताकि कोई भी जो बालक है ना वो पैसे
पैसे की कमी से या यूनिफॉर्म की कमी से या किताबें ना लेने की कमी से ना शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट जितना भी सारा चीज़ है ना बच्चों को पढ़ने के लिए सारा चीज़ निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कोई भी विद्यालय बच्चों को नामांकन से वंचित नहीं करेगा, ना ही आगे की कक्षा में जाने से रोकेगा, ना ही निकाला जाएगा और ना ही कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में पास करना अनिवार्य होगा। तो ये आप लोगों को पता होगा ना कि कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक के कोई भी बालक होगा उसे किसी भी प्रकार से कक्षा में रोका नहीं जाएगा, मतलब उसको फेल नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छे से बनाए चाहे ना बनाए, उसको कक्षा 8वीं तक की उसको पास करना अनिवार्य होगा। और कोई भी कक्षा में नामांकन मतलब ना, नामांकन का मतलब ये होता है उस बच्चों का नाम करने के लिए, नाम लिखने के लिए, एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है कोई भी स्कूल की आप यहाँ नहीं पढ़ा सकते तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई करा सकते हो, थाने में रिपोर्ट कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कोई भी प्रकार की बोर्ड एग्जाम जो पास करना ना अनिवार्य कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कक्षा पहली से 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा पूर्व होने के पहले ना ही किसी बच्चे को रोका जाएगा और ना ही अनुत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा के पूर्व के पश्चात प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, मतलब कक्षा पहली से और 8वीं तक की पूरा प्रमाण पत्र जो है ना वो दिया जाएगा। और उसके अलावा ना कोई भी कक्षा में बच्चों को रोका नहीं जाएगा, अनुत्तीर्ण भी नहीं किया जा सकता। ये साफ साफ RT 2009 में कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अगर किसी बच्चों की उम्र यदि 6 वर्ष से अधिक है और उसका नामांकन नहीं हुआ है तो उसे बच्चों का नामांकन उम्र के आधार पर उचित कक्षा में किया जाएगा। आप लोगों को अभी जस्ट बताया ना कि मान के चलो ना कोई भी बालक है किसी कारणवश ना उसका एज जो है वो 10 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक कि वो कोई भी स्कूल में नहीं गया है, मतलब पहली तक नहीं पढ़ा है वो जो बालक है वो। अब उसके माता पिता उसको पढ़ाना चाहता है और उसका जो उम्र है वो 10 वर्ष हो गया है, तो क्या वो अब पहली से पढ़ेगा वो 10 वर्ष की उम्र में? नहीं, साफ साफ RTE 2009 में साफ साफ बोला गया है कि उसको उसके उम्र के अनुसार उस कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर इसका उम्र 10 वर्ष है तो उसे कौन से कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा? चौथी कक्षा में उसको एडमिशन दिया जाएगा, चौथी या 5वीं में ना उसको एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि 6 वर्ष की उम्र में जो बालक है वो कक्षा पहली में एडमिशन लेता है, तो 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा, तो चौथी के आसपास या चौथी या 5वीं में ना उसका उचित जो है ना उसको देख करके क्या दिया जाएगा? एडमिशन दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। कक्षा पहली से एडमिशन नहीं लेगा, ठीक है, उम्र के अनुसार उसको उचित कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय में नामांकन के लिए बच्चों का प्रवेश परीक्षा नहीं लिया जाएगा। मतलब यह है कि कोई भी विद्यालय में अगर बच्चों का एडमिशन लेना है तो उसमें प्रवेश परीक्षा जो होता है ना जी, जैसे एंट्रेंस एग्जाम अभी दिला रहे हो आप लोग D.Ed B.Ed करने के लिए, लेकिन कक्षा पहली में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार से नामांकन या जो प्रवेश परीक्षा ना वो नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निजी विद्यालय पर भी RTE के कुछ नियम लागू होते हैं। तो निजी विद्यालय पर क्या क्या नियम लागू होते हैं ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग हेतु 2% स्थान आरक्षित किए जाएगा और इन बच्चों से शुल्क नहीं लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के छात्र छात्रा से लिया जाएगा। तो आप लोगों को ना इस लाइन को समझा देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कई बार, जो प्राइवेट स्कूल है ना, निजी स्कूल, उसमें 2% ऐसे छात्र होते हैं जिनसे ना किसी भी प्रकार से फीस नहीं लिए जाते। बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम फिक्स देने वक्त या स्कूल का जो फीस देने होता है ना, तो उस वक्त ना कई बालक ऐसे होते हैं जो फीस नहीं दे पाते है ना, तो उसको बोला जाता है ना कि मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता। ये जो 2% आरक्षण दिया जाता है ना, तो किन्हीं भी ना 2-3 बालक जो होते हैं उसका जो फीस है ना उसको माफ़ कर दिया जाता है और इसका जो पैसे है ना वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट वहन करती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक कक्षा में ना कम से कम 2 से 3 बालक जो है ना वो फीस नहीं देते तो उसको माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना परसेंटेज के आधार पर 2% जो सीट है ना वो आरक्षित रहता है कि कोई भी 2 से 3 बालक जो है ना वो फीस नहीं देगा तो चल जाएगा बोल करके। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, है ना, तो इसी आधार पर किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निजी विद्यालय में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान 25% सीट कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होगा।
आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी निजी विद्यालय होंगे ना, उसमें 25% जो सीट है वो आरक्षित होता है, जो भी कमज़ोर वर्ग के जो बालक होते हैं उसके लिए। निजी कक्षा में पहली कक्षा से बोलने का मतलब ये होता है, अगर आप बच्चों को ना पहली कक्षा से ये जो 25% सीट के आधार पर एडमिशन लोगे ना आरटीई के आधार पर, तो पहली से लेकर के 12वीं तक की आपका बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा ना, तो उसमें किसी भी प्रकार से फीस आप लोगों को पे करना नहीं पड़ेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका बच्चा जो है वो पढ़ेगा। मतलब जो होता है ना कि मंथली जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस लेते हैं ना, तो वो 25% जितने भी बालक होते हैं उनसे नहीं लिया जाएगा, उसका जो फीस है वो गवर्नमेंट पे करता है। तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। जो भी प्राइवेट स्कूल होता है ना, वो आता है आपके घर भी आता होगा सर्वे के लिए और बोलता है कि आरटीई के तहत ना आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकते हो, और इसमें किसी भी प्रकार से पहली से लेकर के 12वीं तक की आपको जो फीस है या जो पैसा है वो नहीं लेंगे बोले होंगे। तब आपने अपने बच्चों को भी क्या किए होंगे, एडमिशन दिलाए होंगे अपने घर में, आपको पता होगा इसके बारे में। चलिए उसके बाद थोड़ा सा अदर प्रावधान करके दिया है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इतना ज़्यादा आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे ना आप लोगों से बन जाए। विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ना होगा, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, किसी भी प्रकार के शारीरिक व मानसिक दंड की मनाही। तो आप लोगों को पता होगा चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, बच्चों को किसी भी प्रकार से ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, कोई भी सरकारी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण संस्था खोलकर निजी शिक्षण गतिविधि नहीं करा सकता। मतलब कोई भी शिक्षक शिक्षिका है ना, वो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाता है तो वो किसी भी प्रकार से कोचिंग नहीं करा सकता अलग से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, विद्यालय परिसर में बालक व बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये साफ साफ इसमें बोला गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। बच्चों के लिए जो बुनियादी जो सुविधा है ना वो होने चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। चलिए उसके बाद इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसका उद्देश्य है। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण इसका उद्देश्य है आरटी का। उसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। उसके अलावा कक्षा पहली से 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। उसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना आरटीई 2009 का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। धारा 25 में उल्लेख है क्या, तो धारा 25 में ये उल्लेख है शिक्षक और छात्र के अनुपात के बारे में। मतलब कितने छात्र पर कितने शिक्षक जो है वो रखे जाएंगे, इसके बारे में बोला गया है। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, प्राथमिक शिक्षा में 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक। मतलब प्रत्येक जो 30 स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होगा ना, उस पर एक शिक्षक रखना ये जो है अनिवार्य रखेगा प्राथमिक विद्यालय में, मतलब पहली से लेकर के 5वीं में। उसके अलावा उच्च प्राथमिक कक्षा में क्या है, उच्च प्राथमिक कक्षा में प्रत्येक 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखना अनिवार्य होगा। तो ये रेशियो को आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो प्राथमिक कहने का मतलब यह है कि पहली से लेकर के 8वीं तक की आप लोग ले सकते हो, ठीक है, या 5वीं भी लोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कक्षा को लेकर के नहीं पूछा जाता है, सीधा प्राथमिक शिक्षा में पूछा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षक में जो होगा वो क्या होगा, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्या होगा, 35 बच्चों पर एक शिक्षक जो है उसको रखने का प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा नोट करके दिया है, इसको पढ़िए। अगर प्राइमरी कक्षा में 200 से अधिक विद्यार्थी की संख्या है तो वहाँ पर प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होगा। अगर मान के चलो कोई भी प्राथमिक विद्यालय है, पहली से लेकर के 5वीं का विद्यालय है, उसमें बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा होगा, तो 200 से ज़्यादा होगा तो जो रेशियो होगा वो 40 बच्चों पर एक शिक्षक का रेशियो है। मतलब 40 बच्चों पर एक शिक्षक रखा जाएगा। अब 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 200 अगर बच्चे होंगे तो 5 शिक्षक रखने पड़ेंगे। 201 होगा या 202 होगा तो 6 शिक्षक रखना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब घर से विद्यालय की दूरी के बारे में भी थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों का घर और विद्यालय कितना दूर में होना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक मतलब पहली से 5वीं वाले जो कक्षा होंगे ना, उसमें क्या होगा, बच्चों को घर के विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। मतलब ना बालकों का जो घर है ना वो प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए, ये इसमें बोला गया है क्या। तो बालकों की जो घर है और विद्यालय की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर के अंदर
होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो विद्यालय होता है वो प्राइमरी का विद्यालय होता है। हर मोहल्ला में आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रत्येक मोहल्ला में एक स्कूल आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंतर्गत वो जो विद्यालय है वो होना चाहिए बोला है। तो इसीलिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राइमरी जो कक्षा है वो देखने को आप लोगों को मिलता है, प्राथमिक विद्यालय देखने को मिलता है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो प्राथमिक विद्यालय का ही निकलता है, मतलब ना जो सहायक शिक्षक है उसी का निकलता है, इसके वजह से, क्योंकि हजारों की संख्या में है जी, इसीलिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में बात करते हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के तो बालकों का घर विद्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक जो विद्यालय होगा ना, मतलब 6वीं से लेकर के 8वीं तक की जो कक्षा होगा ना वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तभी आप लोगों ने देखा होगा 2-3 गांव या मोहल्ला मिल करके क्या होता है, एक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और ये जो प्राइमरी है वो 1 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। सबसे पहला छात्र और शिक्षक का रेशियो को नोट करके रखना है कि कितने छात्रों पर कितना शिक्षक होगा। दूसरा, ये प्राथमिक विद्यालय कितना दूर पे होना चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय कितना दूर पर होना चाहिए। तो इसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके अलावा थोड़ा सा और पढ़ते हैं। प्रतिदिन शिक्षण कार्य, मतलब एक जो शिक्षक है उसको प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने पड़ेंगे, इसको जानते हैं। इसमें से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कक्षा 1 से 5वीं तक के जो शिक्षक होगा उसके लिए जानते हैं। देखो 200 डेज, मतलब 200 दिन ना, एक साल में क्या करना होगा, 200 दिन उसको कार्य करना पड़ेगा, पढ़ाने जाना पड़ेगा प्राइमरी विद्यालय में। एक साल में 200 दिन नोट करके रखना है आप लोगों को। उसके अलावा प्रतिदिन 4 घंटा शिक्षण, पर डे उसको 4 घंटा शिक्षण कार्य कराना पड़ेगा। 4 घंटे में क्या क्या इन्वॉल्व होगा ये जान लो आप लोग। इस 4 घंटे में ना बच्चों को पढ़ाना इन्वॉल्व होगा, उसको खेल कूद जो रहेगा वो भी इन्वॉल्व होगा, ऑफिस का जो कुछ कुछ वर्क है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। शिक्षण का मतलब ये नहीं होगा कि पर डे 4 घंटे केवल बच्चों को पढ़ाते ही रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका जो ऑफिस का वर्क है वो होगा, कुछ और जो वर्क होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और पढ़ाना भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो प्रतिदिन 4 घंटे एक शिक्षक को पढ़ाना होगा प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, 1 से 5वीं लेकर के। और टोटल उसका जो पढ़ाने का जो टाइमिंग होगा ना वो 800 घंटा होगा, 800 हावर होगा। तो ये आप लोगों को तीनों डाटा को नोट करके रखना है, पूछा जाता है फैक्चुअल प्रश्न ऐसे में। ठीक है, तो नोट करके रखना है, आप लोगों को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप लोगों को। उसके अलावा कक्षा 6वीं से 8वीं का जो शिक्षक होगा उसको 220 दिन, क्या तो 220 दिन स्कूल जाना होगा और पढ़ाना होगा 220 दिन। प्रतिदिन कितना करना होगा, तो 4.5 घंटा उसको शिक्षण देना होगा, पढ़ाना होगा। टोटल जो होगा ना वो 1000 हावर होगा, मतलब 1000 घंटा जो शिक्षक है उसको पढ़ाना होगा कक्षा 6वीं से 8वीं। और इसमें भी जो 4.5 घंटा जो दिया है ना प्रतिदिन, उसमें उसका ऑफिस वर्क भी शामिल होगा, बच्चों का जो अलग अलग खेल कूद जो होगा वो भी शामिल होगा, जो उसको एक्टिविटी कराएगा शिक्षक वो, और उसके अलावा पढ़ाना भी शामिल होगा उसका पाठ्य पुस्तक में। तो ये दोनों जो डाटा है उसको आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अंतिम रूप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो है वो आप लोगों के लिए आईएमपी है। मुख्य धारा के विकलांग बच्चे भी नियमित विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी बालक दिव्यांग होंगे ना वो बालक भी क्या है, प्रतिदिन विद्यालय जा सकता है और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए, गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के अंतर्गत प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। गैर प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने ना बीएड या डीएलएड का कोर्स नहीं किया और डायरेक्ट पहले पता होगा कि डायरेक्ट ना जो शिक्षक है उसमें भर्ती हो जाता था, डायरेक्ट उसका मिल जाता था जो पोस्ट है वो पहले, है ना। तो वैसे अगर शिक्षक होगा ना तो वो 5 वर्ष के भीतर उसको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, मतलब डीएड या बीएड का कोर्स करना उसके लिए अनिवार्य होगा, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरा जो फैक्ट है उसको पढ़िए। उसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से पढ़िए। भारत शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला विश्व का 135वां देश
देश है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। थोड़ा सा और फैक्चुअल है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आरटीई 2009 के तहत शिकायत कल्याण हेतु ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संस्था केंद्र सीआरसी, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। केवल इस प्रकार की ना जो फैक्चुअल है ना उसको एक बार आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का विचार सबसे पहले दिया था। तो चाहो तो इसको आप लोग नोट करके रख सकते हो। उसके अलावा नोट करके इसमें दिया है, इसको पढ़िए। आरटीई 2009 में पहली बार 2012 में संशोधन किया गया। तो आरटीई 2009 को पहली बार ना 2012 में क्या किया गया, संशोधन किया गया था। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। आरटीई 2009 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना पढ़ाना चाहिए। आप लोगों को समझा दिया हूँ जी समावेशी शिक्षा क्या होता है, ठीक है। और नीचे में भी ना आप लोगों को होमवर्क के तौर पर छोड़ के दे दूंगा समावेशी शिक्षा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आरटीई 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य का घोषित शैक्षिक प्राधिकरण संस्था एससीईआरटी होगा। तो आपको पता होगा ना जी कि राज्य में क्या होता है, एससीईआरटी होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो शैक्षणिक जो कार्य है वो कराते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निःशक्त बालकों की अलग व्यवस्था के हिसाब से इन्हें 4 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। मतलब कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 12वीं तक की उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, जो भी दिव्यांग बालक होंगे उनको। चलिए अंतिम रूप से जो अंतिम जो है ना उसको ध्यान से पढ़िए। आरटीई 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या 75% तक होगी। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होगा ना जो भी कोई भी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति होता है उसमें, तो जितने भी बालक होते हैं उसके माता पिता इस जो समिति है उसके सदस्य होते हैं, लगभग 75% तक की उसका जो सदस्यता है वो होता है। तो आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है। बाकी ये जो आप लोगों को फैक्चुअल जो और डाटा है ना उसको आपके ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये सारे डाटा को आपको और एडिशनल पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सारी चीज़ों को आप लोगों को फैक्चुअल को पढ़ते हुए चलना है। ये सारे अतिरिक्त जो डाटा है ना उसको पीडीएफ बना करके मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और अगर आप पूरा इसका पीडीएफ चाहते हो ना तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को पीडीएफ इसका मिल जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। बाकी एक्स्ट्रा जो है ना वो जो भी ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उन सारे लोगों को मिलने वाले हैं। चलिए इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। नेक्स्ट में ना आप लोगों को इसका जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो ला दूंगा। तो इतना ही आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।